अथर्व बोलता जा रहा था और बाकी सब अथर्व को पहली बार अर्जुन के अलावा किसी के लिए इतना परेशान देख रहे थे। अथर्व को अदिति की इतनी चिंता करते देख अजय जी ने उससे कहा, अथर्व पहले पूरा माजरा समझ लेते हैं बेटा, फिर उस लड़की से मिलकर उसे भी समझा देंगे। अथर्व को अपने डैड की बात से कुछ खास संतुष्टि नहीं हुई तो अर्जुन ने उससे कहा, अथर्व अगर तू कहे तो हम सब घर चलते हैं, वहीं सब सेटल कर लेंगे। अथर्व ने अब भी कुछ नहीं कहा और तभी कुंज ने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो अर्जुन ने उससे कहा, अंदर आओ और शुरू हो जाओ। कुंज ने अंदर आते हुए कहा, सर, जगमोहन तिवारी और सुबोध तिवारी ने आपसे बदला लेने के लिए ये सब करवाया है, लेकिन वो दोनों पिछले हफ्ते ही फौरन जा चुके हैं और ये सब उन्होंने किसी को हायर करके करवाया है। अर्जुन ने अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए कहा, फौरन? अब तो उन दोनों को छिपने के लिए जमीन क्या आसमान भी कम पड़ने वाला है। फिर उसने कुंज से कुछ कहा तो कुंज किसी को फ़ोन लगाते हुए बाहर चला गया। अर्जुन ने अथर्व के पास आकर कहा, अथर्व ये सब मेरी वजह से। अथर्व ने अर्जुन को बीच में ही रोकते हुए कहा, मेरी या तेरी वजह से नहीं, ये तो होना था अर्जुन, तो हो गया, तू उन दोनों को देख लेगा, मुझे पता है, मुझे बस अदिति की फिक्र है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अर्जुन ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए, तू अदिति को पसंद करता है? अथर्व ने ये सुनते ही एकदम से अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने फिर से सवाल में अपने भवें उचका दी। अथर्व ने अपने दिल को टटोला तो उसे सिवाय अदिति के कुछ नजर नहीं आया, पर उसने खुद को संयत करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, एक लड़की की इज्जत के बारे सारे बाजार हमारी दुश्मनी की वजह से उछाली जा रही है, उसका नाम मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, तो मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं ये सवाल ठीक नहीं है, लेकिन उसका साथ देना मेरी जिम्मेदारी है, इसे इस मुसीबत से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। आनंदी जी अथर्व के पास आई और बोली, तुम सही कह रहे हो बेटा, पर बिना उसका फ़ोन लगे हम उससे बात कैसे करें? तुम ट्राई करो कहीं से उसका कोई दूसरा नंबर पता करने का। अथर्व ने यह सुनकर हॉस्पिटल में कुछ कॉल्स किए कि उसे शायद कहीं से अदिति का दूसरा नंबर मिल जाए, लेकिन किसी के पास भी अदिति का कोई दूसरा नंबर नहीं था, सब उसे वही पहले वाले नंबर दे रहे थे। शायद अदिति के पास एक ही नंबर होगा, ये सोच वो अब रुक गया, क्योंकि वो जिसे भी फ़ोन कर रहा था हर कोई उससे उटपटांग सवाल पूछ रहा था, जिसके जवाब वो अभी देना नहीं चाहता था। उधर अर्जुन ने भी सब छोड़कर कुंज को जगमोहन तिवारी और सुबोध तिवारी के बारे में पता लगाने के लिए काम पर लगा दिया था। आधे घंटे बाद कुंज ने उसे उन दोनों के बारे में पूरी जानकारी लाकर दी और बताया कि वह दोनों इस वक्त लंदन में है। और यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने किसी को फ़ोन लगा दिया। अदिति का नंबर न मिलने पर अथर्व के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में खड़ा हो गया कि तभी उसकी नज़र सामने से आती अग्रिमा पर पड़ी। अग्रिमा को देखते ही उसे याद आया कि उसके पास अदिति का कोई अल्टरनेट नंबर हो सकता है। वो अग्रिमा की तरफ जाने ही लगा कि उसे कुंज तेजी से अर्जुन के कमरे में तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो वह खुद भी उसके पीछे आ गया। कुंज ने अर्जुन को देखकर कहा, सर, अनिमेष सोलंकी इज़ लाइव ऑन टीवी। ये कहकर उसने अर्जुन के रूम का टीवी ऑन कर दिया, जिस पर इस वक्त लाइव न्यूज़ चल रही थी, जहां अनिमेष सोलंकी एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि उसकी बेटी नितिशा सोलंकी का रिश्ता अर्जुन प्रताप सिंह के साथ तय हो चुका है और वह दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। साथ ही उसने बताया कि अर्जुन प्रताप सिंह ने सोलंकी ट्रेडिंग कंपनी में भी 65% की हिस्सेदारी कर ली है और वो सोलंकी परिवार की तरफ से अर्जुन का अपनी कंपनी में स्वागत करते हैं। अपने बेटे और होने वाले दामाद को एक कंपनी में साथ में काम करते देखना बहुत खुशी होगी। टीवी रिपोर्टर बिना सांस लिए इस खबर को सुना रहे थे। इस खबर ने बिजनेस जगत में काफ़ी खलबली मचा दी है। अर्जुन प्रताप सिंह कुछ वक्त पहले ही अपनी शादी और पंचायत के चलते खबरों में थे और अब फिर से वो अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। आखिर कौन है नितिशा सोलंकी? बहुत जल्द ही पूरी जानकारी के साथ हम आपके सामने होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुंज ने अर्जुन और बाकी सबको बताया कि ये इंटरव्यू इस वक्त
सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अर्जुन और उसका परिवार यह पहले से जानते थे कि अनिमेष सोलंकी आज ऐसा कोई इंटरव्यू देने वाला है, तो उनके भाव अभी सामान्य ही थे। अथर्व ने आगे आकर अर्जुन से पूछा, तू ये सब हैंडल कर लेगा ना? आई मीन तिवारी और उसका बेटा और साथ में ये सोलंकी। अर्जुन ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और आंखों से भरोसा जता दिया। तो अथर्व ने कुंज से कहा, कुंज मेरे तुरंत चंडीगढ़ जाने का अरेंजमेंट करो और अग्रिमा जी से पूछो कि क्या वो किसी तरह से अदिति से मेरी बात करवा सकती हैं और आज रात 8 बजे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। ये वाला मैटर मैं खुद हैंडल करूँगा। उधर कबीर प्रेरणा की भी अनिमेष का इंटरव्यू सुन रहे थे और प्रेरणा के कमरे के दरवाजे पर खड़ी अग्रिमा भी वो प्रेरणा को प्रसाद देने आई थी और ये खबर सुनते ही वो उन दोनों के बिना कुछ कहे ही वापस अपने कमरे में लौट गए। कबीर और प्रेरणा तुरंत ही अर्जुन के कमरे में जाने लगे ताकि वो सच्चाई जान सके और नितिच्छा अपने कमरे में अपने पापा से बात कर रही थी कि धड़ाम से उसके कमरे के दरवाज़ा खुला और सामने अर्जुन खड़ा था, जिसके चेहरे पर तो कोई खास भाव नहीं थे, पर फिर भी नितिच्छा को डोर की वजह से रीढ़ की हड्डी तक सिहरन महसूस हुई। अर्जुन ने अंदर आकर उसके हाथ से फ़ोन लिया और स्पीकर पर डालकर बोला, मेरी इजाज़त के बिना मेरी पर्सनल लाइफ आपने दुनिया के सामने रखी है मिस्टर सोलंकी, और इसका खामियाजा अब आपको भुगतना होगा। अनिमेष सोलंकी को अर्जुन की सर्द आवाज़ ने घबराने पर मजबूर कर दिया और वो अटकते हुए बोले, अरे अर्जुन ने उन्हें टोकते हुए कहा, आपके और मेरे बीच अभी कोई ऑफिशियली रिश्ता नहीं है मिस्टर सोलंकी, तो बेटर यू कॉल मी मिस्टर प्रताप और मिस्टर सिंह। ये सुनकर अनिमेष जी की आंखें और ज़्यादा खुल गई और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। अर्जुन का लहजा उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं वो इन सब के बावजूद भी शादी से ना तो नहीं कर देगा। उन्हें तो लगा था कि एक बार अर्जुन का नाम नितिच्छा से जुड़ने के बाद वो उसके परिवार को इमोशनली मजबूर करके या अपनी बेटी की इज्जत का हवाला देकर अर्जुन से शादी करवा ही देंगे, पर आज अर्जुन के इस दो टूक लहजे ने उन्हें कुछ पल के लिए सोच में डाल दिया था। उन्होंने संभलते हुए अर्जुन से कहा, कार्तिक ने मुझे बताया था कि आपने नितिच्छा से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। तो अर्जुन ने एक बार फिर अनिमेष जी को आईना दिखाते हुए कहा, ओ तो आपको नहीं लगता कि उसके बाद आपको मेरे पेरेंट्स से या मुझसे एक बार बात करनी चाहिए थी या सीधे जाकर मीडिया को ये बताना चाहिए था? खैर, मैं शाम तक वापस आ रहा हूँ और कल आपसे मिलता हूँ, बहुत कुछ साफ करना है मुझे। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और नितिच्छा को नाराज़गी से देखा और कहा, क्या तुम्हें भी ये समझना बहाना पड़ेगा कि किसी की पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने से पहले उसकी परमिशन ले लेनी चाहिए? नितिच्छा जानती थी कि उसका अब कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, इसलिए वह चुपचाप सुनने लगी। तो अर्जुन ने उससे कहा, कल तुम और तुम्हारे पापा दोनों मीडिया के सामने अपने इस कृत्य के लिए काफ़ी माफ़ी मांगोगे और उसके बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। और हाँ, कल मेरे घर तुम सिर्फ अपना सामान उठाने के लिए जाओगी, तुम्हारे रहने का इंतजाम कुंज करवा देगा, पर कल से तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। नितिच्छा एक बार सिर्फ जमीन को घूर रही थी, क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि शायद आनंदी जी के सामने वो एक लड़की और उसकी इज्जत के नाम पर ड्रामा खेल सकती है, और इतना तो वो श्योर थी कि कार्तिक जी और अनुपमा जी उसका साथ देंगे। अर्जुन वहां से चला गया और अपने कमरे में पहुंचा तो कबीर और प्रेरणा के साथ साथ कुछ और दोस्त भी वहां मौजूद थे। अर्जुन ने उन सब को देखकर कहा, गाइज, आई हैव सम फैमिली सिचुएशन, वी विल टेक लेटर। अब सब लोग वहां से चले गए, पर अर्जुन ने कबीर को रोक लिया और उससे कहा, कबीर प्लीज कॉल अग्रिमा एंड आस्क हर टू कम हेयर। कबीर ने अपने नज़रों से में सवाल लेकर उसे देखा तो उसने अथर्व और अदिति की न्यूज़ के बारे में उसे बता दिया, और ये भी कि अदिति अग्रिमा की दोस्त है और वो लोग अदिति से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बार कबीर को भी अर्जुन की प्रॉब्लम जेन्युइन लगी, तो उसने अग्रिमा को कॉल किया, पर अग्रिमा का फ़ोन बिजी आ रहा था। कबीर ने उसे 1-2 बार और कॉल किया, पर अग्रिमा का फ़ोन लगातार बिजी था। अब अर्जुन के साथ साथ अथर्व का सब्र भी जवाब दे रहा था। तो आनंदी जी ने कहा, बेटा काम हमारा है तो हम उसके कमरे तक चल पड़ते हैं। आनंदी जी की बात सबको ठीक लगी,
तो सब अग्रिमा के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो सब अग्रिमा के रूम के दरवाजे पर पहुंचे तो अग्रिमा किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी और वो सामने वाले से थोड़े गुस्से और नाराजगी से कह रही थी, अनुराग, यू आर नॉट ए चाइल्ड, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें दादाजी को संभालना है, ना कि खुद पैनिक होना है। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और अनुराग से कहा, मेरी बात करवाई उनसे। अनुराग ने जगत राज जी को फ़ोन किया तो वो अग्रिमा को देखते हुए भावुक हो गए और बोले, अम्मू मेरी बच्ची, ये सब भी तो अग्रिमा का अंतस भी गया था, पर उसने खुद को कठोर करते हुए कहा, दादाजी आपने बचपन से मुझे इस दिन के लिए तैयार किया और आप खुद कमज़ोर पड़ रहे हैं। हम दोनों जानते थे दादाजी कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। जगत राज जी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उसकी तजुर्बे बेकार आंखें आज गीली थी और जुबान लड़खड़ा रही थी। वो अग्रिमा से बोले, हाँ जानता था, पर हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था कि ये दिन ना आए, और अगर आए तो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आए। अग्रिमा भी उनके मरने की बात पर रुआसी हो गई और उनसे शिकायत लहजे में बोली, हाँ ताकि मैं ये सब अकेले झेलूं। जगत राज जी तड़प उठे और तुरंत बोले, नहीं बेटा, मैं तो। अग्रिमा ने उनकी बात काटते हुए हल्के से अंदाज में कहा, ये सही है आपका, कहीं मुझे संभालना न पड़ जाए, इसलिए खुद ही रोने लग गए। फिर उसने खुद ही गंभीरता से कहा, दादाजी आपने हमेशा मुझे समझाया कि सच्चाई से मत भागो, तो आप भी इस सच्चाई को अपना लीजिए कि मेरी इस परिवार में कोई जगह नहीं है और ना ही मुझे बनानी है। मेरे लिए आप हो, पापा हैं, अनु है, मामा जी हैं, और बस मुझे और कोई नहीं चाहिए। और जो आपने मुझे कभी नहीं सिखाया वो मैं आज आपको सिखाती हूँ। किसी की खुशी में अगर हम खुश नहीं हो सकते तो कम से कम हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इस शादी में अगर उनकी खुशी है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये शादी जल्दी हो जाए और उन्हें उनके हिस्से की खुशी मिल जाए। दरवाजे के बाहर खड़े सब लोग अग्रिमा की बातें सुन रहे थे, समझ गए थे कि उनके घर वालों ने अर्जुन की शादी की न्यूज देख ली है और वो सब अग्रिमा की समझदारी पर हैरान थे, खासकर अर्जुन। ये लड़की तो उसकी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। लोग अपने हक, अपनी खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं और ये अर्जुन की खुशी के लिए खुद से ही लड़ रही है। अजय जी और आनंदी जी ने हैरत से एक दूसरे की ओर देखा। आनंदी जी ने आंखों से ही अजय जी को जता दिया था कि इससे बेहतर लड़की उनके बेटे के लिए हो ही नहीं सकती। अग्रिमा ने अपने दादाजी को किसी तरह शांत किया और उन्होंने फ़ोन राजवीर जी की तरफ बढ़ा दिया तो राजवीर जी की आंखें अग्रिमा को देखते ही बह चली। वो फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए बोले, अपने बाप को माफ़ कर देना बेटा, मैं कभी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, ना बचपन में जब तेरी शादी हुई और ना ही आज। दुनिया के सबसे बदनसीब माँ बाप हैं मैं और संचिता। अपने पिता को यूँ टूटा हुआ और रोता हुआ देखकर अग्रिमा भी रो पड़ी और टूटते से शब्दों में बोली, पापा ऐसा मत बोलिए, मैंने आज सुबह की पूजा में भी यही मांगा था कि अगर कोई अगला जन्म होता है तो भगवान मुझे उस जन्म में भी आप दोनों की बेटी बनाकर भेजे। बाप बेटी का ये करुण दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। अर्जुन और अथर्व की आंखों में भी लालिमा उतर आई थी। अग्रिमा को सहसा ही एहसास हुआ कि वहाँ कोई और भी मौजूद है तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़ते ही सामने खड़े पूरे प्रताप परिवार को देखकर अग्रिमा का रोना एकदम बंद हो गया। उसने एक बार सबको देखा और फिर अपने चेहरे से आंसुओं को साफ करते हुए अपने पापा से कहा, पापा, दादाजी को दवाई देकर थोड़ी देर सुला दीजिए और आप मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। ऑपरेशन ठीक से हो गया है, आज सुबह और उनको शाम तक होश आ जाएगा। कल शायद आपको चंडीगढ़ जाना पड़ जाए, मैं भी 1-2 दिन में आ जाऊंगी। सब संभालने के लिए आपका ठीक रहना जरूरी है। राजवीर जी ने ऑपरेशन ठीक होने की बात सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और कहा, जिसकी बेटी का जीवन उथल में लटका हो उसके माँ बाप नहीं, मैं उनसे
तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक मेरी तेरी जिंदगी तू ये मान ले कि उसे तुझे ही संभालना है। मैं इस जन्म में तो शायद उससे कभी नहीं मिलूंगा। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया और अग्रिमा की आंखें एक बार फिर भर आई। उसकी वजह से उसके पापा ने आज उसकी माँ से मिलने से मना कर दिया, वो भी तब जब उसकी माँ के तकरीबन 21.5 साल बाद ठीक होने के आसार हैं। उसने बेबसी से फोन को देखा और फिर अजय जी और आनंदी जी की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए और फिर उसने अनुपमा जी और कार्तिक जी की तरफ भी हाथ जोड़कर अपना सिर हिलाया। उसे सबको अपने कमरे के सामने देखकर अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने मैनर्स दिखाते हुए सबको अंदर आने को कहा और बाहर कॉरिडोर से जा रहे एक वेटर से सबके लिए चेयर्स मंगवा दी। आनंदी जी अग्रिमा की सारी हरकतों को ध्यान से देख रही थी। वो बिल्कुल एक अच्छी और संस्कारी लड़की की तरह सब बातों का ध्यान रखती है। सब बैठ गए और अर्जुन खिड़की के पास जाकर दीवार के सहारे अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ा हो गया। अग्रिमा भी एक तरफ खड़ी थी और सबसे पूछना चाहती थी कि वो सब यहाँ कैसे, पर इस वक्त उसका दिमाग कई तरह से परेशान था और वो परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं अर्जुन और उसका परिवार अग्रिमा को इस तरह देखकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ देर तक जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो अग्रिमा ने आनंदी जी को देखकर कहा, आप लोग मुझसे कुछ बात करने आए थे। आनंदी जी को समझ नहीं आया कि अग्रिमा के इतने परेशान होने के बावजूद उसे अपनी परेशानी कहे या नहीं। आनंदी जी को कुछ न बोलते देख अर्जुन अग्रिमा के पास आया और उसके सामने अपना मोबाइल कर दिया। अग्रिमा ने हिचकिचाते हुए अर्जुन का मोबाइल हाथ में लिया और देखा तो उसकी आंखों में हैरानी आ गई। उसने अर्जुन की तरफ इस तरह से देखा मानो पूछना चाहती हो कि क्या ये सच है। उसके भाव समझकर अर्जुन ने अपना सिर अफसोस से हाँ में हिलाया और पलकें झपका दी। अग्रिमा ने एक नज़र अथर्व को देखा और फिर अर्जुन को देखते हुए कहा, एक फ्रेंच कॉन्फ्रेंस बुलवाकर डॉक्टर साहब और अदिति सबको सच बता दे तो आई थिंक सब ठीक हो जाएगा। और अगर दोनों रिलेशन में है तो दोनों की फैमिलीज को आपसे मिलकर बात कर लेनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अर्जुन अग्रिमा के दिमाग की दाद देना चाहता था कि कैसे उसने कुछ ही सेकंड में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबके सामने रख दिया, पर उसने ये सब अपने मन में सोचते हुए ही अग्रिमा से कहा, हाँ ये सब कर सकते हैं, पर अगर अदिति से किसी तरह बात हो तो वो हॉस्पिटल में नहीं है और उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया है। क्या तुम उससे किसी तरह बात करवा सकती हो? अग्रिमा को अब उन सब के अपने कमरे में आने का मकसद समझ आया तो उसने अपना फ़ोन उठाकर सीधे अदिति को लगा दिया और स्पीकर पर डाल दिया। 2 रिंग के बाद ही उसे अदिति की रुआसी सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो दी। अग्रिमा ने अदिति से सीधे मुद्दे पे आते हुए कहा, अदिति कहाँ है? अदिति ने अपने गले को ठीक करते हुए कहा, दी वो हम एक्चुअली घर आ गए थे, पापा की तबीयत खराब हो गई थी। उस न्यूज को देखकर अदिति दी पापा के पास ही हैं। अग्रिमा ने अदिति को शांत करवाते हुए, अदिति रिलैक्स, बात कराओ मेरी अदिति से। तब तक अदिति के पास चली गई थी और उसने फ़ोन अदिति को दे दिया था। अम्मू मैं अदिति। अग्रिमा ने अदिति की आवाज़ में एक मायूसी महसूस करते हुए उससे कहा, अदिति तुमने अपना फ़ोन क्यों बंद किया है? अदिति ने अग्रिमा से दुखी से स्वर में कहा, तो और क्या करती, सुबह से पता नहीं किस किस के कॉल्स और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अग्रिमा ने थोड़ी तेज आवाज़ के साथ व्यंग से कहा, ओ जवाब नहीं था तो फ़ोन बंद कर लिया और उसके बाद तो सबके सवाल खत्म हो गए होंगे, है ना? अदिति की भी हालत से नाराज थी तो उसने भी बिना कुछ सोचे ही कहा, कहना बहुत आसान होता है अम्मू, तुमसे तब पूछती अगर तुम्हारा नाम एक ऐसे लड़के के साथ जुड़ता जिससे तुम कभी गलती से भी ये नहीं कह सकती कि वो तुमसे शादी कर ले। अदिति की बात सुनकर अर्जुन का दिमाग खराब हो गया और अथर्व ने अपनी मुट्ठी कस ली। बाकी सब भी अग्रिमा को देखने लगे। अग्रिमा ने भी एक नज़र सबको देखा और अदिति से कहा, अगर ऐसा होता तो भी
ना दुनिया से भागती और ना ही किस्मत से, और तुमने अपने मन से ही सब मान लिया। हो सकता है डॉक्टर अथर्व ने इस समस्या का कुछ हल सोचा होता, उनसे बात तो करो। अदिति का गुस्सा अभी भी वैसे ही था, तो उसने झल्लाते हुए कहा, किया था, 2 बार फोन किया था, पर उन्होंने नहीं उठाया। किसी लड़की के साथ नाम जोड़ना उनके लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, मैं तो कैसोनोवा हूँ ना, और इसलिए सुबह से तुम्हें कम से कम 100 बार कॉल कर चुका हूँ। अथर्व ने अब अग्रिमा से लगभग फोन छीनकर गुस्से में अदिति को सुनाते हुए कहा, तो अदिति की सांसें रुक गई और जुबान पर भी ताला लग गया। अथर्व ने एक बार फिर अदिति के बिहेवियर पर गुस्सा जताते हुए कहा, अदिति, जितनी परेशान तुम और तुम्हारी फैमिली इस खबर से है, उतना ही परेशान मैं हूँ और मेरा परिवार भी। अगर इन सब से तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है तो इससे मेरी इज्जत में भी कोई 4 चांद नहीं लग रहे हैं। और अगर सुबह से तुमने अपना फ़ोन बंद किया हुआ है तो मैं तो क्या कोई भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता था, और तुम्हारे पास अभी तक आ नहीं पाया क्योंकि मैं इस वक्त बेंगलोर में हूँ, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं कबीर की शादी के लिए वहाँ जा रहा हूँ। अदिति ने कुछ कहा नहीं, पर उसके रोने की आवाज़ अब फ़ोन पर तेज होने लगी थी और साथ ही अथर्व का गुस्सा कम होने लगा था। वो समझ रहा था कि किसी भी लड़की के लिए ये सब एक लड़के से ज़्यादा मुश्किल है। उसने अब अदिति से आराम से कहा, अदिति, मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब क्लियर भी कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदिति ने सिर हाँ में कहा और खुद को चुप करने की कोशिश करने लगी। आनंदी जी ने अब अथर्व से फ़ोन लिया और अदिति से कहा, बेटा तुम चुप हो जाओ, हम सबको अथर्व पर और तुम पर भरोसा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो अथर्व उसे संभाल लेगा। अदिति अब तक थोड़ी शांत हो गई थी, तो उसने कहा, जी आंटी। उसके बाद अदिति ने फ़ोन रख दिया तो आनंदी जी ने भी अग्रिमा का फ़ोन उसे वापस कर दिया। अग्रिमा अपने मन में सोच रही थी कि हर किसी की किस्मत कितनी अलग होती है। अदिति का नाम एक बार किसी को गलती से अथर्व से जुड़ गया तो पूरा प्रताप परिवार उसके लिए परेशान हो रहा है, और वो अर्जुन की पत्नी है जिसका सिर्फ नाम ही नहीं किस्मत भी अर्जुन से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा। यहाँ तक कि आज अर्जुन की शादी की अनाउंसमेंट भी हो गई है, फिर भी हर किसी को अदिति की चिंता है। अग्रिमा ने जब कुछ देर तक अपना फ़ोन नहीं पकड़ा तो आनंदी जी ने उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सोचने लगी बेटा। उनके हाथ हिलाने से अग्रिमा अपनी सोच से बाहर आई और उसने फ़ोन लेते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं मैम। तभी उसके फ़ोन पर उसके मामा सुभाष जी का फ़ोन आया, तो उसने सबको कन्फ्यूजन में कहते हुए फ़ोन उठाया और औपचारिक नमस्ते के बाद कहा, मामा जी, आपको आज ही चंडीगढ़ जाना होगा। वो मेरी दोस्त उसके घर कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो वो अब हॉस्पिटल में नहीं है, और मुझे लगा था पापा चले जाएंगे, पर उन्होंने मना कर दिया। आप 1-2 दिन संभाल लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी। सामने से कुछ कहा गया तो अग्रिमा ने कहा, इसके बारे में प्लीज़ बाद में बात करें। फिर वो फ़ोन काट कर वापस से अथर्व की ओर मुखातिब हुई। उसने अथर्व से कहा, डॉक्टर साहब, आप आज चंडीगढ़ जा रहे हैं क्या। अथर्व ने हाँ कहा तो उसने बहुत ही आराम से और विनती भरे स्वर में पूछा, क्या आप एक एनवलप वहाँ अदिति के डिपार्टमेंट में दे देंगे। आज ही ज़रूरी नहीं है, कल भी दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैं अगर पोस्ट करूँगी तो शायद टाइम लग जाएगा, और ये थोड़ा ज़रूरी है, नहीं तो मैं आपसे नहीं कहती। अग्रिमा ने ये सब इतनी नरमी से कहा जैसे पता नहीं वो अथर्व से खुद पर कितना बड़ा एहसान करवाना चाहती हो। अथर्व ने उससे कहा, आप मेरी हर बार मदद करती हैं तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। दीजिए, क्या देना है, और ये आज ही अपनी जगह पहुंच जाएगा। बस एक
कॉन्ट्रैक्ट पर्सन का नाम बता दीजिए। अग्रिमा ने एक एनवेलप लाकर अथर्व को दिया और उसे धन्यवाद कहते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सन का नाम और नंबर इसमें एनवेलप पर ही लिख दिया है। तब तक नितिक्षा भी सबको ढूंढती हुई वहां तक आ गई थी। उसने किसी होटल स्टाफ से पूछा तो उसने अग्रिमा के कमरे की तरफ इशारा करके बताया कि सब वहां है। नितिक्षा ने अंदर आते हुए देखा कि अग्रिमा और अथर्व बात कर रहे थे और अर्जुन एक तरफ खड़ा अग्रिमा को ही देख रहा था। ये देखकर नितिक्षा को गुस्सा आया, पर उसने ये जताया नहीं और अर्जुन के साथ आकर खड़ी होते हुए बोली, हाय अग्रिमा। हालांकि उसके लहजे में अग्रिमा का दिल दुखाने का अंदेशा साफ नजर आ रहा था। अग्रिमा ने उसे देखकर आज कोई मुस्कान नहीं दी, बल्कि सामान्य भाव से ही हेलो कहा और अथर्व से बात करने लगी। अथर्व ने अग्रिमा की मदद के लिए उसे थैंक कहा तो अग्रिमा की नज़र अर्जुन पर गई। आज अग्रिमा देखना चाहती थी कि अर्जुन क्या आज भी उसकी मदद करने के लिए सबके सामने हिसाब बराबर करने की बात करेगा, पर अर्जुन का दिमाग तो इस वक्त कहीं और उलझा हुआ था। कबीर ने अर्जुन और उसके परिवार के सामने अग्रिमा से कुछ नहीं कहा, पर उसे अग्रिमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था और नितिक्षा के आकर अर्जुन के करीब खड़ी होने पर अर्जुन ने जब कुछ नहीं कहा तो कबीर ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे इन सब से में अर्जुन की रजामंदी नजर आ गई थी। सब बात होने के बाद अजय जी उठकर अग्रिमा के सामने आए और बोले, बेटा हम जानते हैं कि आपको अर्जुन और नितिक्षा की शादी की खबर से अच्छा नहीं लगा होगा और ना ही आपके परिवार को, लेकिन उसके बावजूद आपने अथर्व की मदद की। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो इस हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। हम आपको किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करें। अग्रिमा ने अजय जी के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, मुझे नहीं पता सर कि कोई और लड़की क्या करती, पर मैं किसी को भी अपनी जगह होने की बद्दुआ नहीं दे सकती। अजय जी ने अग्रिमा के हाथों को नीचे करते हुए कहा, राजवीर गलत कह रहा था कि वो एक बदनसीब बाप है। आप जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है, बल्कि आज तो मुझे लग रहा है कि हमारी किस्मत खराब है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। अग्रिमा की आंखों से पानी का धारा बह चली और उसने अपना चेहरा झुका लिया कि सब रोते हुए ना देख सके। अर्जुन ने भी खुद को इमोशनल होने से रोकने के लिए अपने जबड़े कस लिए। उसका दिल तो चाह रहा था कि अपने पापा की किस्मत को बदलकर अग्रिमा को अपने परिवार की किस्मत में लिख ले, पर पहले उसे सीने से लगाकर खूब रोने दे।